गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हमारा टॉपिक है होल्डर ऑफ अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। किसी भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के लिए होल्डर अपने आप में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पर्सन माना जाता है। तो आज हम बात करेंगे कि कितने तरह के होल्डर हैं। देयर आर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ होल्डर। यहाँ एक लिस्ट दे रखी है हमारे सामने। होल्डर फॉर वैल्यू। इस होल्डर फॉर वैल्यू को हम होल्डर फॉर कंसिडरेशन भी कह सकते हैं। और 3rd नंबर पे आ रहा है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। आपको इन तीनों में एक ख़ास बात बतानी ज़रूरी है कि अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चलें तो यहाँ से हमें पता लगता है कि जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है, राइट, अपने राइट्स को लेकर। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पॉइंट पे जाएंगे तो होल्डर और फॉर वैल्यू सेकेंड नंबर का स्ट्रॉन्ग पर्सन है। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, सबसे स्ट्रॉन्ग है। होल्डर फॉर वैल्यू थोड़ा सा कम स्ट्रॉन्ग है और होल्डर बहुत वीक है। यानी कि इस तरीके से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में चेक कर सकते हैं कि किस पर्सन की क्या स्टेटस है। तो अभी सबसे पहले हम देखेंगे कि होल्डर को होल्डर हम क्यों कहते हैं। यहाँ मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। जैसे सबसे पहले है पोजेशन। पोजेशन मतलब अधिकार। यानी अगर कोई भी इंस्ट्रूमेंट आपके पास है, या होल्डर को होल्डर कहने के लिए ये ऊपर की जो 3 चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है। एक तो आपके पास पोजेशन होना चाहिए, यानी कि वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, एंटाइटलमेंट टू पोजेशन, यानी कि आप सिर्फ उस इंस्ट्रूमेंट को रखे हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप होल्डर हैं। आपको उस इंस्ट्रूमेंट को रखने का अधिकार है या नहीं है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। मान लीजिए मेरे घर में एक 5000 का चेक रखा है और एक चोर आया और उस चेक को लेकर चला गया। ठीक है, वो चेक आज उसकी पोजीशन में है, उसमें कोई डाउट नहीं है। पहला पॉइंट तो जस्टिफाई हो गया। लेकिन क्या उसकी पोजीशन में रखने का उस चेक को उस चोर को अधिकार था? बिल्कुल नहीं था। इसका मतलब सेकेंड पॉइंट तो क्रॉस हो गया ना, यानी कि वो होल्डर नहीं बन सकता। तो होल्डर को होल्डर बनने के लिए देयर आर 3 पॉइंट्स, 3 कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड। सबसे पहले वो चीज़ आपके अधिकार में हो, दूसरा उसको अपने अधिकार में रखने का अधिकार है आपके पास, और तीसरा उस इंस्ट्रूमेंट पर पेमेंट लेने का अधिकार है हमारा। ठीक है, सिर्फ आपने चेक रख लिया लेकिन आप उसकी पेमेंट नहीं ले सकते तो उसका भी कोई बेनिफिट नहीं है ना। इसका मतलब पहली 2 पॉइंट्स तो आपके ऊपर जस्टिफाई हो रहे हैं लेकिन तीसरा नहीं हो रहा है। तो यहाँ से बात क्लियर हो गई कि अगर तीनों कंडीशन पूरी करते हो आप, तो आप क्या बन जाते हो? होल्डर बन जाते हो। ठीक है, यानी एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मेरा एक बहुत बढ़िया काम किया, लेकिन उसके बदले में मैंने पहले से बता रखा था कि मैं कुछ पेमेंट नहीं करूँगी। ठीक है, आप भाईचारे में कर रहे हो तो करो। मैंने आपको खुश होकर आपको जो है इनाम दिया और उसमें मैंने 200 रुपये का एक चेक दे दिया या 2000 का एक चेक दे दिया। मैं वो ना भी देती तो भी आपने मेरे अगेंस्ट कोई एक्शन नहीं लेना था, क्योंकि आप वो सिर्फ एक अपनी पसंद से, अपनी खुशी से आपने वो काम किया मेरे लिए। मैंने आपको वो जो 2000 का चेक दिया है वो खुश होकर दिया है, या आपकी ईमानदारी से खुश होकर। मान लीजिए कि एम्प्लॉयर एक एम्प्लॉय की ईमानदारी से खुश होकर उसकी सैलरी के अलावा, ठीक है, उसको 2000 रुपये का एक चेक देते थे, ये लो जी तुम्हारा इनाम है, तुम्हारा गिफ्ट है ये। ठीक है, तो अब आप देखो, क्या आपको उस गिफ्ट को रखने का अधिकार है? हाँ बिल्कुल है। उससे पहले तो है कि क्या वो गिफ्ट आपको मिल चुका है? बिल्कुल मेरे हाथ में है, पोजेशन मेरे पास है, यानी कि वो 2000 रुपये का चेक जो मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे दिया मेरे पास है। नंबर 1 हो गया क्लियर। दूसरा, क्या उसको रखने का अधिकार है? हाँ बिल्कुल अधिकार है। और मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं छीना, मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझे उन्होंने अपनी मर्ज़ी से दिया। तीसरी बात, क्या मैं उस चेक के 2000 रुपये को कैश करवा सकती हूँ? बिल्कुल करा सकती हूँ। उन्होंने मुझे गिफ्ट किया है, अब ये पैसे मैं ले लूँ या मैं किसी और को ट्रांसफ़र कर दूँ, वो मेरी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो पहली तीनों बातें मेरे पे क्लियर हो गई। तो मैं क्या बन गई? मैं होल्डर बन गई। अगर ये 2000 रुपये का चेक मैं कहीं से चोरी करके अपने पास रख लूँ तो क्या मैं होल्डर बन जाऊँगी? जनरल भाषा में तो बन जाऊँगी कि होल्डर का मतलब तो आम आदमी के दिमाग में यही होगा कि भाई जो चीज़ होल्ड कर किए हुए है, कोई चीज़ आप अपने पास होल्ड किए हुए हो तो इसका मतलब आप होल्डर हो गए। बट ये जनरल लैंग्वेज में नहीं करना है, हमें नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की लैंग्वेज में अगर समझना है तो उसकी भाषा है अलग।
और वो क्या कहता है कि ठीक है, आप वो चीज़ आपके हाथ में होनी चाहिए, आपके पास होनी चाहिए, उस चीज़ को रखने का अधिकार होना चाहिए और उस इंस्ट्रूमेंट पर पैसे लेने का भी, यानी अपनी पेमेंट लेने का भी अधिकार आपको होना चाहिए। तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया हमारा। अब आ जाते हैं होल्डर फॉर वैल्यू पे। अभी मैंने 3 बातें क्लियर की ना, कहीं पे भी तीनों में ये बात नहीं आई कि भाई क्या जो 2000 रुपये का चेक मुझे मिला है, मैंने उसके बदले में कोई उनका कुछ सर्विसेज दी हैं। अभी एम्प्लॉय के बीच में बात करूँ तो एम्प्लॉय सर्विसेज तो दे ही रहा है, लेकिन सर्विसेज के बदले में तो उसको सैलरी मिल रही है ना। अगर 2000 रुपये का चेक मिला है तो वो तो एम्प्लॉयर ने खुश होकर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं था वो ना भी देता। तो अब जैसे मान लीजिए कहीं हमारे को शादी पे कोई गिफ्ट मिलता है, 2000 का चेक मेरे को शादी पे मिल गया, ठीक है। तो वहाँ पर क्या सीन था, वही पहले 3 बातें मेरे पर लागू हो रही हैं, लेकिन उसके बदले में मैंने कोई पैसे तो नहीं दिए उनको, या मैंने उसका कोई काम तो नहीं किया है, या मैंने कोई उनसे उधार नहीं लेनी थी वापस। एक बंदे ने उधार दे रखी है दूसरे को, तो उसके बदले में वो चेक दे देता है। वहाँ तो समझ में आता है कि भाई आपने पहले पैसे दे रखा था इसीलिए आपको वो चेक मिल गया है, बट यहाँ तो ऐसा कुछ है नहीं। तो अगर कोई वैल्यू, कोई कंसिड्रेशन है ही नहीं, यानी आप सिर्फ पहले 3 पॉइंट्स के ऊपर जा रहे हो, फिर तो आप हो सिर्फ होल्डर। लेकिन अगर आपने उस पर्सन को पहले कोई उधार दे रखा है, या आपने उसका अभी स्पेशल कोई काम किया है और जिसके बारे में पहले से ही उसने बोल दिया कि ये काम करोगे 2000 रुपये का चेक ले लेना, तो आपने उसका काम किया और आपको 2000 रुपये का चेक मिल गया। अब आपका स्टेटस थोड़ा सा चेंज हो गया। अभी आप होल्डर तो हो ही, देखो होल्डर तो हम तीनों हैं, आप तीनों में देखो ना, होल्डर तो तीनों में है। इसका मतलब ये जो पहले 3 पॉइंट हैं ये तो तीनों में आ गए ऑटोमेटिकली, ये तो हैं ही हैं। साथ में चौथी चीज़ एक और ऐड होगी, दैट इज़ कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं मिला ये 2000 का चेक, ठीक है। मैंने उसके बदले में उसको काम करके दिया है, और मेरा बाकायदा एक प्रॉपर एक मेरा एग्रीमेंट रहा होगा कि हाँ भाई मैं काम करूँगी और आप मेरे को इतना पैसा दोगे। समझ में आई मेरी बात? तो चौथी चीज़ ऐड हो गई। पहले वाले में क्या था, सिर्फ 3 चीज़ें ऐड थी। दूसरी वाले में मैंने क्या किया, कंसीडरेशन और ऐड कर दिया। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? आप साथ साथ ये देखते भी रहें जहाँ पे मैं चल रही हूँ। तो पहला हमारा पॉइंट क्लियर हो गया था। अब है होल्डर फॉर वैल्यू, ठीक है। तो अभी मैंने क्या किया, मैंने आपका काम किया और आपने मुझे 2000 का चेक दे दिया। अभी ये 2000 का चेक मान लीजिए मैं डोनेट कर देती हूँ। अगर मैं 2000 का चेक किसी को डोनेट कर देती हूँ, लेकिन उस पर्सन ने तो कोई पेमेंट नहीं किया ना। पेमेंट तो मैं कर चुकी हूँ, मैंने पहले काम किया, इसलिए मैंने को 2000 का चेक मिला है। मैंने वो चेक का ऐसे किसी मंदिर में दान दे दिया। अब मंदिर में जो लोग हैं या जो भी उसको देखभाल करते हैं, वो उस चेक की पेमेंट ले सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं। क्या वो चेक फ्री ऑफ कॉस्ट था? मंदिर वालों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट था, मेरे लिए नहीं था, मैंने तो पैसे दिए हैं। तो ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसके बदले में पेमेंट जा चुकी है पहले, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं कंसीडरेशन से जुड़ा हुआ है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो कंसीडरेशन मैंने दिया हो, या अब मंदिर को मैंने दिया ना चेक, तो मंदिर ने थोड़ी ना कोई कंसीडरेशन दिया था। मंदिर को तो फ्री में मिल गया वो 2000 का चेक, लेकिन मुझे फ्री में नहीं मिला था, ठीक है। मैंने तो उसके बदले में काम किया था। लेकिन मंदिर वालों को चेक देने का मतलब ये नहीं है कि मंदिर वाले अब उसका पेमेंट नहीं ले सकते। बिल्कुल वो 2000 पे कैश करवा सकते हैं और अपने काम में उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर ये चीज़ रेलेवेंट नहीं है कि वैल्यू किसने पे की है, हु इज़ पेइंग द वैल्यू, दैट इज़ नॉट अ रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है। मंदिर को पूरी अधिकार है कि वो चेक जो है चेक का अमाउंट ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो बात क्लियर हुई वो ये कि एक तो आप चेक रखने का अधिकार रखते हो, दूसरा आप चेक को लीगली रखने का अधिकार रख रहे हो, तीसरा आप उस चेक की पेमेंट लेने का अधिकार रखते हो, और चौथा उस चेक को हमने किसी न किसी कंसीडरेशन के फॉर्म में लिया है, ठीक है। अब आ जाता है तीसरा और सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट, वो है हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स। अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स के लिए वापस मैं आपको अपनी इन पॉइंट्स की टेबल पे लेके जाना चाहूँगी। होल्डर इन ड्यू कोर्स में क्या है, पहला पोजेशन बिल्कुल है, एंटाइटलमेंट टू पोजेशन बिल्कुल है, एंटाइटलमेंट फॉर पेमेंट बिल्कुल है, चौथा कंसीडरेशन भी है। अभी और क्या रह गया जो नहीं है? हाँ जी, ये थोड़ा सा आपको ब्लर सा दिखेगा। ये 5वां पॉइंट है गुड फेथ और छठा पॉइंट है नेग्लिजेंस। आ जाइए वापस इसमें चलते हैं हम।
चलिए जी, अब आ जाते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स पे। मान लीजिए आपने मुझे 2000 का चेक दिया, ठीक है। मुझे ये पता है कि आप गड़बड़ घोटाले वाले बंदे हो, आपने कोई फ्रॉड करके मुझे दिया है, मैंने ले लिया, मैंने वो चेक आपसे ले लिया। मुझे आइडिया है इस बात का कि ये चेक जो है आपने कहीं ना कहीं से कोई गड़बड़ करके मुझे दे रहे हो। कोई बात नहीं, मैंने सोचा मुझे मेरा क्या जा रहा है, मैं चेक ले लेती हूँ और आगे मैंने किसी और को 2000 रुपये देने हैं, मैंने चेक ऐसे कैसे उसको पकड़ा दिया। अब जिस पर्सन को मैंने चेक दिया है उस पर्सन को ये नहीं पता कि मैं जो उसको चेक दे रही हूँ उसका कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है। यानी कि अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई इंस्ट्रूमेंट दे रहा है लेकिन दूसरा पर्सन उस इंस्ट्रूमेंट को गुड फेथ में ले रहा है और बिना लापरवाही के ले रहा है, ये भी ध्यान में रखना। दोनों बातें हैं, एक तो गुड फेथ में लेना है और नेग्लिजेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब मान लीजिए मैं बैंक में एक चेक लेके जाती हूँ और बैंक की ये ड्यूटी होती है कि वो देखे कि चेक के ऊपर किसके साइन है, वो साइन मैच करे, चेक कटा फटा तो नहीं है, चेक के ऊपर अमाउंट जो लिखा हुआ है वहाँ पर मिसमैच तो नहीं है, कुछ और गड़बड़ नहीं है। अगर बैंक को 1% भी कहीं डाउट है ना, वो तुरंत चेक की पेमेंट रोक लेगा, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ कोई ऐसा पर्सन आपको कैशियर की कैबिन में बैठा मिल गया जिसको शायद इस बात की समझ नहीं है कि वो क्या गड़बड़ कर रहा है, हो सकता है उस चेक की पेमेंट वो रिलीज़ कर दे, लेकिन वो चेक जो है गड़बड़ वाला है, तो वहाँ बैंक फंस जाएगा, क्योंकि बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी भैया आपने गलत आदमी को चेक पैसे कैसे दे दिए, ठीक है। होल्डर इन ड्यू कोर्स का मतलब है ऐसा पर्सन जो किसी भी इंस्ट्रूमेंट को अपने पास रखे हुए है, नंबर 1, नंबर 2 रखने का अधिकार है, नंबर 3 पेमेंट लेने का भी अधिकार है, नंबर 4 उसके बदले में कंसीडरेशन भी जा चुका है, नंबर 5 गुड फेथ में ले रहा है, उसको ऐसा कोई भी डाउट नहीं है कि ये गड़बड़ हो सकती है, एंड 6ठा पॉइंट लापरवाही नहीं होनी चाहिए, लापरवाही नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर एक बैंक, मान लीजिए बैंक के पास एक चेक है, उसके ऊपर डेट आगे की डली हुई है, कोई पोस्ट डेटेड चेक है और बैंक उसकी पेमेंट अगर पहले ही कर देता है तो फिर तो गड़बड़ कर दी ना उसने, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो अगर ये सारी क्वालिटीज़ एक पर्सन में हमें दिख रही है तो इसका मतलब वो पर्सन कौन है, होल्डर इन ड्यू कोर्स। फिर से बता रही हूँ, पोजेशन, एंटाइटलमेंट टू पोजेशन, एंटाइटलमेंट टू रिसीव द पेमेंट, कंसिडरेशन, गुड फेथ एंड नो चांस ऑफ नेग्लिजेंस, ठीक है। अगर ये सब चीज़ें आप कर रहे हो इसका मतलब आपके पास जो भी इंस्ट्रूमेंट है उस पर आपका जो होल्ड है वो होल्डर इन ड्यू कोर्स के तौर पर है। आप कौन हो, होल्डर इन ड्यू कोर्स हो। अभी होल्डर इन ड्यू कोर्स इतना स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट होता है कि मान लीजिए कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसके पास जो आया है, पीछे चाहे जितने भी फ्रॉड हुए हों, पीछे वाली पार्टीज जितनी गड़बड़ कर करके आई हों, लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट आते ही वो ऐसे पवित्र हो जाएगा जैसे हम लोग गंगा में डुबकी लगा कर कहते हैं ना हमारे पाप धुल गए, जस्ट लाइक दैट, ठीक है। तो वो सीन हो जाएगा यहाँ पे। इसीलिए हमें देखना है कि होल्डर इन ड्यू कोर्स में वो सब क्वालिटी होनी चाहिए, ओके। अभी हम बात करेंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए एक पर्सन को क्या क्या प्रूव करना पड़ सकता है, क्या क्या चीज़ें उसमें होनी चाहिए, क्या क्या खासियत होनी चाहिए। वैसे मैंने मैक्सिमम आपको बता दी हैं, एक बार फिर इसके अकॉर्डिंगली भी हम चलते हैं। जैसे मैं हाईलाइट कर चुकी हूँ वहीं उसी पॉइंट को देखेंगे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स कौन व्यक्ति हो सकता है जिसका नाम इंस्ट्रूमेंट में टू, अगर तो मान लीजिए लिखा हुआ है टू बियरर, मान लीजिए आपने नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कोई भी दिया उसमें लिखा हुआ है पेमेंट टू बियरर, तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स तभी बनोगे अगर आप के पास वो पोजेशन में होगा। बियरर का मतलब तो वही है ना कि जिसके पोजेशन में होगा, ठीक है ना। मान लीजिए चेक तो किसी और के पास है और आप खुशी में नाच रहे हो कि अरे मैं तो होल्डर इन ड्यू कोर्स हूँ। कहाँ से हो होल्डर इन ड्यू कोर्स जब आपके पास चेक है ही नहीं? तो आपके हाथ में कहाँ है वो चेक, आपके पास कहाँ है वो चेक? सबसे पहले तो पोजेशन होना ज़रूरी है ना। अगर आपका ना आप बियरर, उसमें बियरर लिखा हुआ है तो आप ही होने चाहिए जिसके पास चेक हो। और अगर उसमें लिखा हुआ है पेमेंट टू ऑर्डर, पेबल टू ऑर्डर, तो इसका मतलब होता है कि ऑर्डर का मतलब होता है कि जिस पर्सन को दिया जाना है उसमें एंडोर्समेंट में आपका नाम है कि नहीं है, राइट। तो आप या तो कौन होगे, बियरर होने चाहिए कि जिसको
पेमेंट जिसके पास तभी आएगी जब वो इंस्ट्रूमेंट को भी रखेगा अपने पास, या आप एंडोर्स ही होने चाहिए। आपके नाम पर एंडोर्समेंट हुआ हो, उस इंस्ट्रूमेंट में आपका नाम लिखा हुआ हो कि यस ये बंदा है जिसको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई। दूसरी बात पे आ जाते हैं, आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट कब पहुंच जाना चाहिए? मैच्योरिटी की डेट से पहले। अगर मान लीजिए इंस्ट्रूमेंट की मैच्योरिटी की डेट आ चुकी है और जा चुकी है बल्कि, लेकिन आपके पास इंस्ट्रूमेंट तब पहुंचा जब मैच्योरिटी की डेट जा चुकी, तब उसका क्या फ़ायदा हुआ? फिर आप क्या करोगे उस इंस्ट्रूमेंट का? फिर तो कहीं पे भी वो कैश नहीं होगा, कहीं उसका कोई पैसा नहीं ले पाओगे। तो यू शुड मेक श्योर दैट इफ़ व्हेन यू आर गोइंग टू गेट दिस इंस्ट्रूमेंट, इसकी डेट चेक कर लेना, मैच्योर तो नहीं हो गया। मैच्योरिटी से पहले आपके पास आना चाहिए, मैच्योरिटी के बाद आने का कोई लॉजिक नहीं होता। नंबर 3 या 3 पार्ट वो क्या है? अगर मान लीजिए ऐसा कोई भी पर्सन जिसके पास कोई भी नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आया है और उसने उसको डोनेट कर दिया है, ठीक है। आपने देखिए मेरे पास एक इंस्ट्रूमेंट आया, मैंने उसको ऐसे कैसे डोनेट कर दिया, ठीक है। अब डोनेट कर दिया है तो सिंपल सी बात है, जिसको मैं डोनेट करूँगी उसका और मेरा स्टेटस सेम होना चाहिए, सेम होगा। मतलब मैं होल्डर हूँ तो वो भी होल्डर ही होगा, ठीक है। वो होल्डर इन ड्यू कोर्स कभी नहीं हो सकता है, सीधी सी बात है। होल्डर इन ड्यू कोर्स होने के लिए ज़रूरी है वो 5 की 5 कंडीशन आपने पूरी की हैं तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, वरना आप नहीं हो। सिंपल डोनेशन दिया है, कोई कंसीडरेशन नहीं है, कुछ नहीं है। जब कंसीडरेशन नहीं है तो आप कहाँ से होल्डर इन ड्यू कोर्स बन जाओगे? मैंने आपको क्लियर किया है, कभी ना कभी उसका कंसीडरेशन जा चुका होना चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास आ रहा है तो कंसीडरेशन आप ही पे करोगे, नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या ये चेक जो आपके पास आज की डेट में आया है, क्या ये कंसीडरेशन में था या नहीं था? अगर कंसीडरेशन के बदले में था फिर तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के चांसेस हैं, नहीं तो फिर आप या तो सिर्फ होल्डर बन के रह जाओगे, या फिर अगर मान लीजिए कोई और सिचुएशन भी हो गई तो ज़्यादा से ज़्यादा आप होल्डर फॉर वैल्यू बनोगे, होल्डर इन ड्यू कोर्स नहीं बन पाओगे। जो भी उससे पिछले वाले पर्सन का स्टेटस होगा ना, फिर आपका स्टेटस वही रह जाएगा। लास्ट पॉइंट है, अगर आप, हाँ वही इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ गया, गुड फेथ और नेग्लिजेंस का। होल्डर इन ड्यू कोर्स को कोई भी इंस्ट्रूमेंट इसी शर्त पे एक तो एक्सेप्ट करना चाहिए, लेना चाहिए कि कोई भी डाउट का चांस ना हो। उसको बहुत अच्छे से ध्यान रखना चाहिए कि कहीं कोई फ्रॉड तो नहीं है, गुड फेथ में ले रहा है ना वो, कहीं कोई लापरवाही तो नहीं हुई है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपको लग रहा है, मान लीजिए 1% ये हो सकता है कि आपको एक चेक मिला, चेक के ऊपर जो अमाउंट है, जो अमाउंट लिखा हुआ है वो 2 जगह पे लिखा जाता है, एक तो वर्ड्स में और एक न्यूमरल्स में, दोनों के जो मिसमैच हो रहा है। लेकिन वो क्या हुआ है कि किसी ने अभी तक इसका ध्यान नहीं दिया और वो चेक ऐसे ट्रांसफ़र होते होते आप तक पहुंच गया। आपने बिना चेक को देखे, ध्यान दिए बगैर उस चेक को रख लिया और आप सोच रहे हो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो, बिल्कुल नहीं हो। कारण आपने चेक को लापरवाही से लिया है, आपने देखा नहीं है कि उसमें अमाउंट मिसमैच तो नहीं हो रहा, उसमें डेट तो सही लिखी हुई है, कोई ऐसी डेट तो नहीं है जो मैच ही नहीं करती हो। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब आपको ध्यान रखनी है। तो होल्डर इन ड्यू कोर्स बनने के लिए कंडीशन आपकी लागू होनी चाहिए। तो 3 चीज़ें क्लियर हो गई, होल्डर क्या होता है, होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है और होल्डर फॉर वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से होल्डर इन ड्यू कोर्स पे ही दोबारा से आएंगे और देखेंगे कि क्या क्या प्रिविलेजेस हैं और तीनों में क्या डिफरेंस है, वो भी चेक करेंगे। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।